इस बार सबसे तगड़ा एक्शन हुआ जहां घुसपैठियों की कमर तोड़ी गई, वहीं आतंकी फंडिंग पर सबसे बड़ा वार किया गया है। उन ठिकानों को भी तबाह किया गया जहां से ये पनपते हैं और इनकी जड़ जहां से मजबूत होती है वहां पर वार किया गया है। कच्चा चिट्ठा खोलेंगे इन्हीं ठिकानों का और बताएंगे आपको कि कैसे सबसे बड़े नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया गया, जो देश की बर्बादी का ख्वाब देख रहे थे और उनके ख्वाबों को चूर करने का काम इस बार ईडी ने किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े बड़े नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को सबसे बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत राज्य के 13 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई। जांच एजेंसियों का आरोप है कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कराने का काम कर रहा था। इसके साथ ही उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार कराए जा रहे थे और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसाने की व्यवस्था की जा रही थी। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं को विदेशों से बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हो रही थी। यानी ये मात्रा 10 से 20 करोड़ की नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। एजेंसी का आरोप है कि इस धन को कई बैंक खातों, फर्जी खातों और विभिन्न वित्तीय लेन देन के माध्यम से घुमाया जाता था। जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ईडी को नगद निकासी और छोटी छोटी रकम को अलग अलग संदिग्ध व्यक्तियों तक पहुंचाने से जुड़े बड़े सुराग मिले हैं। एजेंसी अब इन वित्तीय लेन देन की डिटेल जांच कर रही है। ईडी ने क्या क्या कब्जे में लिया? छापेमारी के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण अपने कब्जे में लिए हैं। एजेंसी का कहना है कि बरामद दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और धन के स्रोतों का पता लगाया जा सके। ईडी ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है और शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी का मानना है कि आने वाले दिनों में जांच के दौरान और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल ईडी ने किसी अंतिम निष्कर्ष की घोषणा नहीं की है और मामले की डिटेल जांच जारी है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नेटवर्क किस लेवल तक एक्टिव था और इसमें कौन कौन लोग या एजेंसी शामिल थे। देशव्यापी नेटवर्क पर सबसे तगड़ा प्रहार। ईडी की टीमों ने, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक साथ 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में छापेमारी शुरू की। लखनऊ जोनल कार्यालय के अधिकारियों के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दायरे में कई संदिग्ध व्यक्ति, संस्थाएं और तथाकथित चैरिटेबल ट्रस्ट आए हैं। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस तलाशी अभियान का मुख्य उद्देश्य उस वित्तीय चैनल को पूरी तरह से ध्वस्त करना है जो भारत में अवैध नागरिकों को न सिर्फ प्रवेश करा रहा था बल्कि उन्हें स्थायी रूप से पुनर्वासित करने के लिए अवैध रूप से धन मुहैया भी करवा रहा था। यूपी एटीएस की एफआईआर पर आधारित है मामला। दरअसल ईडी द्वारा 2024 में दर्ज मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते की एफआईआर पर ही आधारित रहा। यूपी एटीएस की प्राथमिकी एक ऐसे संगठित गिरोह के बारे में है जिस पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में गैरकानूनी तरीके से दाखिल कराने, उनके लिए आधार, पैन और पासपोर्ट जैसे जाली भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने और देश के अलग अलग हिस्सों में उनके बसने में मदद करने का आरोप है। अब आपको एक एक करके ये भी बताते हैं कि किन किन राज्यों में ईडी को क्या क्या मिला और कौन से ऐसे ठिकाने हैं जिसका भंडाफोड़ हुआ। नई दिल्ली, राजधानी के बाटला हाउस और मदनपुर खादर इलाकों में सघन तलाशी ली गई, जहां से सनशाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी जैसी संस्थाएं जांच के दायरे में हैं और ये सबसे बड़ा ठिकाना माना गया। उत्तर प्रदेश, राज्य के सहारनपुर और लखनऊ से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर रेड की गई। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना जिलों में कबीरबाग, मिल्लत एकेडमी सहित कई ठिकानों पर टीमें पहुंची और एक साथ रेड मारी। महाराष्ट्र और हरियाणा, महाराष्ट्र के रायगढ़ और हरियाणा के संदिग्ध क्षेत्रों में सिंडिकेट के वित्तीय लिंक खंगाले गए हैं और ठिकानों पर यानी कई ठिकानों पर रेड मारी गई है और पता लगाया गया है।
कैसे काम करता था सिंडिकेट? यूपी एटीएस और ईडी की अब तक की संयुक्त पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि एक बेहद संगठित और गहराई तक फैला हुआ सिंडिकेट है। घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे खेल को 3 मुख्य चरणों में अंजाम दिया जाता था। पहला, सीमा पार से अवैध घुसपैठ। ये गिरोह मुख्य रूप से म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अवैध रूप से देश की सीमा के भीतर प्रवेश कराता था। इसके लिए सीमावर्ती इलाकों के स्थानीय एजेंटों को मोटी मोटी रकमें दी जाती थी, यानी लाखों में। दूसरा, फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार करना। भारत में घुसपैठ कराने के तुरंत बाद इन विदेशी नागरिकों को देश के विभिन्न राज्यों में छिपाया जाता था। इसके बाद गिरोह के सदस्य उनके फर्जी नाम पते का उपयोग कर जाली आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट भी तैयार करवा देते थे ताकि वो कानूनी सुरक्षा कवच हासिल कर लें। तीसरा, देश के कई हिस्सों में पुनर्वास। जाली दस्तावेज तैयार होने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े लोग इन अवैध प्रवासियों को उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे औद्योगिक और घनी आबादी वाले राज्यों में झुग्गियों या किराए के मकानों में बसा देते थे। इन्हें रोजगार दिलाने और स्थानीय स्तर पर स्थापित करने में भी ये सिंडिकेट मदद करता था। कैसे चलता था चैरिटेबल ट्रस्टों का संदिग्ध खेल? ईडी की जांच का मुख्य बिंदु इस नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला पैसा है। जांचकर्ताओं को पता चला है कि इस सिंडिकेट को चलाने के लिए कुछ तथाकथित धार्मिक और सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्टों को विदेशियों से भारी मात्रा में चंदा आता था। विदेशी संस्थाओं से मिलने वाले इस चंदे को वैध दिखाने के लिए सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का मुखौटा लगाया गया था। और अलग अलग राज्यों में हमने आपको बताया कि आखिर वो कौन सी संस्था थी जिन्होंने ये मुखौटा लगा रखा था। वास्तव में ये पैसा भारत विरोधी गतिविधियों और अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा था। अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर। जांच एजेंसी ने वित्तीय लेन देन की परतों को खोलने पर पाया कि इस अवैध धन को सीधे मुख्य खातों में न रखकर कई चरणों में ट्रांसफर किया जाता था। इसके बड़े पैमाने पर म्यूल अकाउंट्स, यानी दूसरों के नाम पर या गरीब लोगों को बरगलाकर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन खातों से छोटी छोटी रकम डिजिटल माध्यम से संदिग्ध लाभार्थियों को भेजी जाती थी या फिर भारी मात्रा में कैश विड्रॉल, नगद निकासी कर सीधे एजेंटों तक पहुंचाया जाता था ताकि किसी भी एजेंसी की नजर में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन ना आए और वो ना फंसे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा आघात। सुरक्षा विशेषज्ञों और केंद्रीय अधिकारियों के मुताबिक ये सिर्फ अवैध आप्रवासन का मामला नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। भारत के सीमावर्ती जिलों और बड़े शहरों की जनसांख्यिकी को सोची समझी साजिश के तहत बदला जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों के सारे भारतीय नागरिक बने इन संदिग्धों का इस्तेमाल भविष्य में किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी या स्लीपर सेल गतिविधियों के लिए किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इसे टेरर फंडिंग के कोण से जोड़कर इतनी बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आगामी कदम और जांच का दायरा। दरअसल गुरुवार को हुई इस छापेमारी के दौरान ईडी ने संदिग्ध परिसरों में भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, जाली सरकारी मोहरें, फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले उपकरण, डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और वित्तीय डायरियां जब्त हैं। इसके अलावा कई संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एजेंसी अब इन डिजिटल उपकरणों के फॉरेंसिक विश्लेषण को जब्त दस्तावेजों के मिलान के जरिए मुख्य सरगनाओं और विदेश में बैठे उन आकाओं तक पहुंचने की तैयारी में है जिन पर डंडे बरसाए जा सकें और उनके ठिकानों पर भी रेड मारी जा सके। अवैध नेटवर्क पर ईडी की मार। आने वाले दिनों में सिंडिकेट से जुड़े कई सफेद पोशों और ट्रस्ट के संचालकों की गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर चलाए जा रहे किसी भी अवैध वित्तीय नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग के इस गहरे जाल की आखिरी कड़ी को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आगे आने वाले समय में कई और ठिकानों पर भी रेड मारी जा सकती है और वहां से भी कई अहम दस्तावेजों को प्राप्त किया जा सकता है ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे सिंडिकेटों का भंडाफोड़ किया जा सके। फिलहाल जो तस्वीर आज नजर आई है, ऐसी तस्वीर आगे भी आएगी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ऐसे सिंडिकेट का जब कच्चा चिट्ठा खुलता है तो अहम जानकारियां सामने आती हैं और बड़े खुलासे होते हैं जिसके बाद ये खबर हम आपको बताते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।